अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के अदबी चैनल में खुशामदीद। हम इस प्लेटफार्म से मुख्तलिफ अदब पारे वीडियो की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की मालूमात पर मबनी वीडियोस भी आपके सामने पेश करते हैं। इस वक्त हम सादत हसन मंटो का अफसाना पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। सादत हसन मंटो का अफसाना जिसका उन्वान है उल्लू का पट्ठा। चलिए देखते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना उल्लू का पट्ठा। कासिम सुबह 7 बजे लिहाज से बाहर निकला और गुसल खाने की तरफ चला। रास्ते में ये उसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसल खाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्ठा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर यह ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी और वो खुद को बहुत ताज़ा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई। दांत साफ करते वक्त उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बायस उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजा पर ना पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था, इनमें कभी लड़ाई ना हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी नहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कंबारपने की ताजगी थी। हवा खुनक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाज़न बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 बरसों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्ठा कहा होगा और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज इसने बाज मौक़ों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों, मगर इसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौक़ों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहना चाहता है और ये ख्वाहिश लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्ठा ना कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकाएक ही उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंतकी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्ठा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूं? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूं। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई, अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ। अगर ठोकर से भरी हुई चिल्म गिर पड़ती तो पानदाज जो कि मूंज का बना हुआ है जलना शुरू हो जाता और साथ ही कालीन भी। इसके जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज़ दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम निरे उल्लू के पट्ठे हो। मगर उसने तामुल किया और सोचा, यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना होगी और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो हर रोज हुक्का पीता हूँ। चुनाचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्ठा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजा के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जूं ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई है। उल्लू का पट्ठा, मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूं?
और बफर्ज महल मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा। कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सही दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसरोपा है। लेकिन इसका इलाज लेकिन इसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज्यादा उभर आई थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा ना कहेगा। ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बायस ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी के बायस ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो चिल्ला उठा, भाई कौन होगा? ये क्या बेहूदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे छिनके हुए थे कि बिस्कुट की तरह कुरकुर थे, और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी मूंठ के एक कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी, जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालियों तो वो मोई होटल की छोकरियां हैं जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत मुकद्दर हो गई। एक लम्हे के लिए इसके जी में आई कि चाय के प्याली मेज पर उलट दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चे की फुंसियों धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकते में पड़ी थी, घोल कर पी ले। मगर उसने बुर्दबारी से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बात बहुत ही बोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी बोंडी बातें ही करती हैं। और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माओ से कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को अमूमी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी बूंदी बात कह देती है, उसकी नीयत नेक होती है। बाज औरतों का तो ये शार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती है। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगें जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसम्बियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए एक दर्जन और ले आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं, भाई आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर ना रहूंगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट ना दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो, मौसम्बियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के मसनूई गुस्से को दूर कर दिया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। और असल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ इन तरीकों ही से तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शौहरों से सीखे थे, और अपने घर के माहौल के मुताबिक उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर लिया था। चाय से फारिग होकर उसने जब सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर वही ख्वाहिश नमूदार हो गई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो क्या हर्ज है। जेर लब बिल्कुल हौले से कह दूं, उल्लू का पट्टा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तस्कीन हो जाएगी। ये ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है, क्यों ना इसको हल्का कर दूं। दफ्तर में उसको सहन में बच्चे का कमोड पड़ा नजर आया। यूं सहन में कमोड रखना सख्त बदतमीजी थी, और खसूसन उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरी टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली,
गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको इससे? एक सेकंड के अंदर अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आई। कह दूं ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊं? नहीं नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं, फिर बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल ये है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए? उसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्टा कह सकता हूं। कासिम ने अब जला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं उससे ये कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 बजे ले आया करे, तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करना पड़ती है। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा जो फर्श पर उसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी। कासिम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो उसका बच्चा रेंगता रेंगता आएगा और उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि उसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासिम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुसल खाने की मोरी में फेंक दिया। ये भी अच्छा हुआ कि मैंने जज्बात से मगलूब होकर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्टा नहीं कह दिया। इससे अगर एक गलती हुई है तो अभी अभी मुझसे भी हुई थी और मैं समझता हूं कि मेरी गलती ज्यादा शदीद थी। कासिम बड़ा सही दिमाग आदमी था। उसे इस बात का एहसास था कि वो सही खतूत पर गौर व फिक्र करने वाला इंसान है, मगर इस एहसास ने उसके अंदर बर्तरी का ख्याल कभी पैदा नहीं होने दिया था, जिस पर यहाँ पर फिर उसकी सही दिमागी को दखल था कि वो एहसास बर्तरी को अपने अंदर दबा कर दिया करता था। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला जरूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली जहन हो गया था। उसकी बीवी नाश्ते का आखिरी तोस खा चुकी थी। कासिम को यूं टहलते देखकर वो इसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया है क्या? ये लफ्ज उसकी जबान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसके जी में आई कि बीवी से साफ साफ कह दे कि ये अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है, जिसका सर है न पैर। बीवी जरूर हंसेगी और ये भी जाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनाचे यूं हंसी हंसी में उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिमाग से निकल जाएगी। मगर उसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं कि बीवी हंसेगी और मैं खुद भी हंसूंगा, लेकिन ऐसा ना हो तो ये बात मुस्तकिल मिजाज बन जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो जाएगा और मुमकिन है कि अंजाम कार नाखुशगवारी पैदा हो। चुनाचे उसने अपनी बीवी से कुछ ना कहा और एक लम्हा तक उसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीवी ने बच्चे का कमोड उठाकर कोने में रख दिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने वो सताया है कि अल्लाह की पनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने उसे कमोड पर बिठाया। उसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर ही को खराब करे, आखिर लड़का किसका है? कासिम को इस किस्म की खच पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखे मिजाज की झलक देखता था। मुस्कुरा कर उसने बीवी से कहा, लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज तक कभी बिस्तर खराब नहीं किया। ये आदत उसकी अपनी होगी। बीवी ने उसकी बात का मतलब ना समझा। कासिम को मुतलकन अफसोस ना हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त करने के लिए किया करता था। वो और भी खुश हुआ जब उसकी बीवी ने जवाब ना दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये लफ्ज जो हर रोज उसके मुंह से निकलते थे, आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले और कासिम दरवाजा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था तो उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तंजा कर रहा था। उसको देखकर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। लो भाई, ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्टा कह देना चाहिए, यानी जो सही मानों में उल्लू का पट्टा है। जरा अंदाज मुलाहिजा करो, किस इन्हमाक से ड्राई क्लीन किया जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सर अंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम सही दिमाग आदमी था। उसने ताजील से काम ना लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ है। चाहिए तो यह कि उसके कान के पास जोर से नारा बुलंद किया जाए और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पर समझाया जाए, किबला आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी खातर खा नतीजा बरामद ना होगा। चुनाचे कासिम ने अपना इरादा तर्क कर दिया। इसी असना में उसके पीछे से एक साइकिल नमूदार हुई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे बस्ता बंधा हुआ था।
आनन फानन इस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंसी। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में अजला से काम न लिया, इसलिए कि उसने इस हादसे के रद्द अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बोर्ड बहुत बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को फ्री व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि उधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया था। कासिम की तरफ उसने गजबनाक निगाहों से देखा और बेचे हुए लहजा में कहा, उल्लू का पट्टा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खास कर इसलिए कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था, मगर वो बहुत सही दिमाग आदमी था। ठंडे दिल से उसने इस हादसा पर गौर किया और उस लड़की को मुआफ कर दिया। उसको मुआफ करना ही पड़ेगा, इसलिए कि उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है और इन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हुई हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों उड़स रखे थे। नाजरीन, ये था सादत हसन मिंटो का अफसाना उल्लू का पट्टा। उम्मीद है कि आपने इस अफसाने को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये अफसाना पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अदब पारे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।